नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सुरेश और प्रभाकर में से बिट्टी ने किसे चुना। रजनीगंधा की बड़ी डालियों को माली ने अजीब तरीके से काट छाट दिया था। उन्हें सजाने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। बिट्टी ने अपने जबरे बालों को झटकाकर एक बार उन डालियों में झांका, फिर हंसकर पूछा, माँ क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे प्रभाकर और सुरेश ही तो आ रहे हैं। वे तो अक्सर आते ही रहते हैं। रोज और आज में फर्क है। अपनी गुड़िया सी लाडली बिटिया को मैंने प्यार से झिड़का। एक तो कुछ करना धरना नहीं, उस पर लेक्चर पिलाने आ गई। आज उन दोनों को हमने बुलाया है। बिट्टी ने हाँ में सिर हिलाया और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। अजीब लड़की है। हफ्ता भर पहले तो लगता था यह बिट्टी नहीं, गंभीरता का मुखौटा चढ़ाए उसकी कोई प्रतिमा है। खोई खोई आंखें और परेशान चेहरा मुझे राजदार बनाते ही मानो उसकी उदासी कपूर की तरह उड़ गई और वही मस्ती उसकी रंगों में भी समा गई। माँ तुम अनुभवी हो। मैंने तुम्हें ही सबसे करीब पाया है। जो निर्णय तुम्हारा होगा वही मेरा भी होगा। मेरे सामने दो रास्ते हैं। मेरा मार्गदर्शन करो। फिर आश्वासन देने पर वह मुस्कुरा दी, परंतु उसे तसल्ली देने के बाद मेरे अंदर जो तूफान उठा उससे वह अनजान थी। अपनी बेटी के मन में उठती लपटों को मैंने सहज ही जान लिया था। तभी तो उस दिन उसे पकड़ लिया। कई दिनों से बिट्टी सुस्त दिख रही थी, खोई खोई सी आंखें और चेहरे पर विषाद की रेखाएं। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि जरूर कोई बात है जो वह अपने दिल में बिठाए हुए है। लेकिन मैं चाहती थी कि बिट्टी हमेशा की तरह स्वयं ही मुझे बताए। उस दिन शाम को जब वह कॉलेज से लौटी तो रोज की अपेक्षा ज्यादा ही उदास दिखी। उसे चाय का प्याला थमाकर जब मैं लौटने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और रोने लगी। बचपन से ही बिट्टी का स्वभाव बहुत हंसमुख और चंचल था। बात बात में ठहाके लगाने वाली बिट्टी जब भी उदास होती या उसकी मासूम आंखें आंसुओं से डबडबाती तो मैं विचलित हो उठती। बिट्टी के सिवा मेरा और था ही कौन। पति से मानसिक रूप से दूर मैं बिट्टू को जितना अपने पास करती, वह उतनी ही मेरे करीब आती गई। वह सारी बातों की जानकारी मुझे देती रहती। वह जानती थी कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी झलकती है। इसी कारण उसके मन में उठती व्यथा से वही नहीं, मैं भी विचलित हो उठी। सुरेश हमारे बगल वाले फ्लैट में ही रहता था। बचपन से ही बिट्टी और सुरेश साथ साथ खेलते आए थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। उसकी माँ मुझे मानती थी। मेरे पति योगेश को तो अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी, पर मैं फुर्सत के कुछ पल जरूर उनके साथ बिता लेती। सुरेश बेहद सीधा साधा, अपने आप में खोया रहने वाला लड़का था, लेकिन बिट्टी मस्त लड़की थी। बिट्टी का रोना कुछ कम हुआ तो मैंने पूछ लिया, आजकल सुरेश क्यों नहीं आता? वह बिट्टी की नम आंखें उलझ सी गई। बताना प्रभाकर, अक्सर मुझे दिखता है, सुरेश क्यों नहीं? मेरा शक सही था। बिट्टी की उदासी का कारण उसके मन का भटकाव ही था। माँ वह मुझसे कटा कटा रहता है, क्यों? वह समझता है मैं प्रभाकर से प्रेम करती हूँ। और तू? मैंने उसी से प्रश्न कर दिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैं किसे चाहती हूँ। जब प्रभाकर के पास होती हूँ तो सुरेश की कमी महसूस होती है, लेकिन जब सुरेश से बातें करती हूँ तो प्रभाकर की चाहत मन में उठती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसे अपना जीवन साथी चुनूं? कहकर वह मुझसे लिपट गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचने लगी कि कैसा जमाना आ गया है। प्रेम तो एक से ही होता है। प्रेम या जीवन साथी चुनने का अधिकार उसे मेरे विश्वास ने दिया था। सुरेश उसके बचपन का मित्र था। दोनों एक दूसरे के कमियों को भी जानते थे, जबकि प्रभाकर ने 2 वर्ष पूर्व उसके जीवन में प्रवेश किया था। बिट्टी बीएड कर रही थी और हम उसका विवाह शीघ्र कर देना चाहते थे, लेकिन वह स्वयं नहीं समझ पा रही थी कि उसका पति कौन हो सकता है। वह किससे प्रेम करती है और किसे अपनाए। परंतु मैं जानती थी निश्चित रूप से वह प्रेम पूर्ण रूप से किसी एक को ही करती है, दूसरे से महज दोस्ती है। वह नहीं जानती कि वह किसे चाहती है, परंतु निश्चित ही किसी
एक का ही पलड़ा भारी होगा, वह किसका है? मुझे यही देखना था। रात में बिट्टी पढ़ते पढ़ते सो गई तो उसे चादर उड़ाकर मैं बगल के बिस्तर पर लेट गई। योगेश 2 दिनों से बाहर गए हुए थे। बिट्टी उनकी भी बेटी थी, लेकिन मैं जानती थी कि यदि वे यहाँ होते तो भी बिट्टी के भविष्य से ज़्यादा अपने व्यवहार को लेकर ही चिंतित होते। कभी कभी मैं समझ नहीं पाती कि उन्हें बेटी या पत्नी से ज़्यादा काम क्यों प्यारा है। बिस्तर पर लेटकर रोजाना की तरह मैंने कुछ पढ़ना चाहा, परंतु एक भी शब्द पल्ले ना पड़ा। घूम फिर कर दिमाग पीछे की तरफ दौड़ने लगता। मैं हर बार उसे खींचकर बाहर लाती और वह हर बार बेशर्मों की तरह मुझे अतीत की तरफ खींच लेता। अपने अतीत के अध्याय को तो मैंने जाने कब बंद कर चुकी थी, परंतु बिट्टी के मासूम चेहरे को देखते हुए मैं अपने को अतीत में जाने से ना रोक सकी। जब मैं भी बिट्टी की उम्र की थी तब मुझे भी यह रोग हो गया था। हाँ, तब वह रोग ही था। विशेष रूप से हमारे परिवार में तो प्रेम कैंसर से कम खतरनाक नहीं था। तब ना तो मेरी माँ इतनी सहिष्णु थी जो मेरा फैसला मेरे हक में सुना देती, ना ही पिता इतने उदासीन थे कि मेरी पसंद से उन्हें कुछ लेना देना ही होता। तब घर की देहरी पर ज़्यादा देर खड़ा होना बुआ या दादी की नज़रों में बहुत बड़ा गुनाह मान लिया जाता था। किसी लड़के से बात करना तो दूर, किसी लड़की के घर भी भाई को लेकर जाना पड़ता, चाहे भाई छोटा ही क्यों ना हो। हजारों बंदिशों थी, परंतु जवानी कहाँ किसी के बांधे बंधी है। मेरा अल्लड़ मन आखिर प्रेम से पीड़ित हो ही गया। मैं बड़ी माँ के घर गई हुई थी। सुमन से वही मुलाकात हुई थी और मेरा मन प्रेम की पुकार कर बैठा, परंतु बचपन से मिले संस्कारों ने मेरे होठों का साथ नहीं दिया। सुमंत के प्रणय निवेदन को माँ और परिवार के अन्य लोगों ने निष्ठुरता से ठुकरा दिया। फिर 1 वर्ष के अंदर ही मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जो था तो छोटा सा व्यापारी, पर जिसका ध्येय भविष्य में बड़ा आदमी बनने का था। इसके लिए मेरे पति ने व्यापार में हर रास्ता अपनाया। मेरी गोद में बिट्टी को डालकर वे आश्वस्त हो दिन रात व्यापार की उन्नति के सपने देखते। प्रेम से पराजित मेरा तप्त हृदय पति के प्यार और समर्पण का भूखा था। उनके निस्वार्थ स्पर्श से शायद मैं पहले प्रेम को भूलकर उनकी सच्ची सहचरी बनती, पर व्यापार के बीच मेरा बोलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद नहीं व्यापारिक पार्टी के अलावा वे मुझे कभी कहीं अपने साथ ले गए हों, लेकिन घर और बिट्टी के बारे में सारे फैसले मेरे होते। उन्हें इसके लिए अवकाश की ना था। बिट्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी से मेरे अतीत की पुस्तक फड़फड़ाती रही। अतीत का अध्याय सारी रात चलता रहा, क्योंकि उसके समाप्त होने तक पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। दूसरे दिन से मैं बिट्टी के विषय में चौकन्नी हो गई। प्रभाकर का फ़ोन आते ही मैं सतर्क हो जाती। बिट्टी का उससे बात करने का ढंग, वह चहकना देखती, घंटी की आवाज़ सुनते ही उसका भागना देखती। एक दिन सुरेश ने कहा, चाची जी देखिएगा, एक दिन मैं प्रशासनिक सेवा में आकर ही रहूँगा। माँ का एक बड़ा सपना पूरा होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे। उसके ये वाक्य मेरे लिए नई नहीं थे, परंतु अब मैं उन्हें भी तोलने लगी। प्रभाकर से बिट्टी की मुलाकात उसके एक मित्र की शादी में हुई थी। उस दिन पहली बार बिट्टी जिद करके मुझसे साड़ी बंधवा कर गई थी और बालों में वेणी लगाई थी। उस दिन सुरेश साक्षात्कार देने के लिए इलाहाबाद गया हुआ था। बिट्टी अपनी एक मित्र के साथ थी और उसी के साथ वापस भी आना था। मैं सोच रही थी कि सुरेश होता तो उसे भेजकर बिट्टी को बुलवा सकती थी। उसके आने में काफ़ी देर हो गई थी। मैं बेहद घबरा गई। फ़ोन मिलाया तो घंटी बजती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। लेकिन शीघ्र ही फ़ोन आ गया था कि बिट्टी रात को वहीं रुक जाएगी। दूसरे दिन जब बिट्टी लौटी तो उदास सी थी। मैंने सोचा सहेली से बिछुड़ने का दर्द होगा। 2 दिन वह शांत रही, फिर मुझे बताया, माँ वहाँ मुझे प्रभाकर मिला था। वह कौन है? मैंने प्रश्न किया। मीता के भाई का दोस्त, फ़ोटो खींच रहा था। मेरे भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे। क्यों? माँ वह कहता था कि मैं उसे अच्छी लग रही हूँ। तुमने उसे पास आने का अवसर दिया होगा।
मैंने उसे गहराई से देखा नहीं। हम लोग डांस कर रहे थे, तभी बीच में वह आया और मुझे ऐसा कहकर चला गया। मैंने उसे आश्वस्त किया कि कुछ लड़के अपना प्रभाव जमाने के लिए बेबाक हरकत करते हैं। फिर शादी वगैरह में तो दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियों की नोकझोंक चलती ही रहती है। परंतु 2 दिनों बाद ही प्रभाकर हमारे घर आ गया। उसने मुझसे भी बातें की और बिट्टी से भी। मैंने लक्ष्य किया कि बिट्टी उसके कम समय में ही खुल गई है। फिर तो प्रभाकर अक्सर ही मेरे सामने ही आता और मुझसे तथा बिट्टी से बतियाकर चला जाता। बिट्टी के कॉलेज के और मित्र भी आते थे। इस कारण प्रभाकर का आना भी मुझे बुरा नहीं लगा। जिस दिन बिट्टी उसके साथ शीतल पेय या कॉफ़ी पीकर आती, मुझे बता देती। एक आध बार वह अपने भाई को लेकर भी आया था। इस दौरान शायद बिट्टी सुरेश को भी भूल सी गई। सुरेश भी पढ़ाई में व्यस्त था। फिर प्रभाकर की भी परीक्षा आ गई और वह भी व्यस्त हो गया। बिट्टी अपनी पढ़ाई में लगी थी। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। बिट्टी बीएड करने लगी। उसके विवाह का जिक्र मैं पति से कई बार कर चुकी थी। बिट्टी को भी मैं बता चुकी थी कि यदि उसे कोई लड़का पति के रूप में पसंद हो तो बता दे। फिर तो 1 सप्ताह पूर्व ही की वह घटना घट गई। जब बिट्टी ने स्वीकारा कि उसे प्रेम है, पर किससे, वह निर्णय वह नहीं ले पा रही थी। सुरेश के परिवार से मैं खूब परिचित थी। प्रभाकर के पिता से भी मिलना जरूरी लगा। पति को जाने का अवसर जाने कब मिलता, इस कारण प्रभाकर को बताए बगैर मैं उसके पिता से मिलने चल दी। बेहतर आधुनिक सुविधाओं से युक्त उनका मकान न छोटा था न बहुत बड़ा। प्रभाकर के पिता का अच्छा खासा व्यापार था। पत्नी को गुजरे 5 वर्ष हो चुके थे। बेटी कोई थी नहीं। बेटों से उन्हें बहुत लगाव था। इसी कारण प्रभाकर को भी विश्वास था कि उसकी पसंद को पिता कभी नापसंद नहीं करेंगे। और हुआ भी वही। वे बोले, मैं बिट्टी से मिल चुका हूँ, प्यारी बच्ची है। इधर उधर की बातों के बीच ही उन्होंने संकेत में मुझे बता दिया कि प्रभाकर की पसंद से उन्हें इनकार नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी जता दिया कि मैं बिट्टी की माँ हूँ और किस प्रयोजन से उनके पास आई हूँ। कहाँ खोई हो माँ? कमरे से बाहर निकलते हुए बिट्टी बोली। मैं चौंक पड़ी। रजनीगंधा की डालियों को पकड़े कब से मैं भाव शून्य खड़ी थी। अतीत चलचित्र सा घूमता चला गया। कहानी पूरी नहीं हो पाई थी। अंत बाकी था। जब घर में प्रभाकर और सुरेश ने एक साथ प्रवेश किया तो यूं प्रतीत हुआ मानो दोनों एक ही डाली के फूल हों। दोनों ही सुंदर और होनहार थे और बिट्टी को चाहने वाले प्रभाकर ने तो बिट्टी से विवाह की इच्छा भी प्रकट कर दी थी। परंतु सुरेश अंतर्मुखी व्यक्ति का होने का कारण उचित मौके की तलाश में था। सुरेश ने झुककर मेरे पांव छुए और बिट्टी को एक गुलाब का फूल पकड़ाकर उसका गाल थपथपा दिया। आते समय बगीचे पर नजर पड़ गई, तोड़ लाया। प्रभाकर ने मुझे नमस्ते किया और पूरे घर में नाचते हुए रसोई में प्रवेश कर गया। उसने 2-4 चीज़ें चखी और फिर बिट्टी के पास आकर बैठ गया। मैं भोजन की अंतिम तैयारी में लग गई और बिट्टी ने संगीत की एक मीठी धुन लगा दी। प्रभाकर के पांव बैठे बैठे ही थिरकने लगे। सुरेश बैठक में आते ही रैक के पास जाकर खड़ा हो गया और झुककर पुस्तकों को देखने लगा। वह जब भी हमारे घर आता किसी पत्रिका या पुस्तक को देखते ही उसे उठा लेता। वह संकोची स्वभाव का था, भूखा रह जाता, मगर कभी उसने मुझसे कुछ मांगकर नहीं खाया था। मैं सोचने लगी, क्या सुरेश के साथ मेरी बेटी खुश रह सकेगी? वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। संभवतः साक्षात्कार भी उत्तीर्ण कर लेगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बनने की गरिमा से युक्त सुरेश बिट्टी को कितना समय दे पाएगा? उसका ध्येय भी मेरे पति की तरह दिन रात अपनी उन्नति और भविष्य को सुखमय बनाने का है, जबकि प्रभाकर का भविष्य बिल्कुल स्पष्ट है। सुरेश की गंभीरता बिट्टी को चंचलता के साथ कहीं फिट नहीं बैठती। बिट्टी की बात बात में हंसने चहकने की आदत है। यह बात कल को अगर सुरेश के व्यक्तित्व या गरिमा में खटकने लगी तो प्रभाकर एक हंसमुख और मस्त युवक है। बिट्टी के लिए सिर्फ शब्दों से ही नहीं, वह भाव से भी प्रेम दर्शाने वाला पति साबित होगा।
बिट्टी की आंखों में प्रभाकर के लिए जो चमक है वही उसका प्यार है। यदि उसे सुरेश से प्यार होता तो वह प्रभाकर की तरफ कभी ना झुकती। यह आकर्षण नहीं, प्रेम है। सुरेश सिर्फ उसका अच्छा मित्र है, प्रेमी नहीं। खाने की मेज पर बैठने के पहले मैंने फैसला कर लिया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।